मेरी उम्र 16 साल थी। मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखे थे। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर मुझे एक दिन अपने मामा मामी के यहाँ रहने जाना पड़ा। मेरी मामी मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता मेरी मामी मुझे ऊपर बने एक कमरे में छुपा देती और मुझे मामा के सामने आने नहीं देती। एक दिन जब मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने स्टोर रूम से बाहर आ गई। तभी मुझे मामी के कमरे से उनके रोने की आवाज़ आई। मैं हैरत से मामी के कमरे में गई तो मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरी जान निकल गई। मेरा नाम प्रिया है और मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरे 2 छोटे भाई भी थे। एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा गांव बहुत ही प्यारा था। मैंने अपना पूरा बचपन इन्हीं गलियों में खेलकर गुजारा था और मैं इसी गांव में जवान हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह अपना प्यारा सा गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। जब मुझे अपना गांव छोड़कर अपने मामा के घर जाना पड़ा तो वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे दुख देने वाला दिन था। लेकिन ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई इंसान को कहां से कहां ले जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। अपना बचपन मैंने अपने माँ बाप के प्यार भरे आंचल में गुजारा था। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन अपना था। हमारे ताऊ की फैमिली में भी 5 लोग थे और हम भी 5 ही लोग थे। मेरे एक चाचा थे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे और वह पढ़ाई के सिलसिले में ज़्यादा हॉस्टल में ही रहा करते थे। हम बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, घर हमारे लिए छोटा होता जा रहा था। हमारी दादी और बुआ एक ही कमरे में रहा करती थी। कम उम्र में ही दादी ने बुआ की शादी करवा दी थी। 2 साल बाद किसी वजह से बुआ तलाक लेकर हमारे घर की दहलीज पर वापस आ गई थी। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि मेरी बुआ तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। फिर उन्हें कोई कैसे छोड़ सकता है। फिर बात इतनी कैसे बढ़ गई कि बुआ की तलाक हो गई। लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी बुआ की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। दादी ने यह शादी की थी। मेरी दादी जात पात में विश्वास रखने वालों में से थी। मेरी दादी को अपनी बिरादरी बहुत प्यारी थी और इसी बिरादरी का मान रखने के लिए मेरी बुआ को दादी ने एक अनचाहे बंधन में बांध दिया था। हमारी ज़िंदगी ऐसी बहुत सी कड़वी सच्चाइयों से भरी पड़ी थी। मेरी माँ और ताई की कभी भी आपस में नहीं बनी थी, क्योंकि यह बात थी कि मेरी माँ और ताई आपस में कजिन थे और उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। खैर, भाग्य ने ऐसा खेल रचा कि उन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई और न चाहते हुए भी उन्हें देवरानी जेठानी बनकर एक ही घर में साथ रहना पड़ा। दादी ने हमें बताया कि जिस दिन तुम्हारी माँ दुल्हन बनकर इस घर में आई, उस दिन से तुम्हारी माँ और ताई के बीच में 36 का आंकड़ा बना। वह आज तक खत्म ना हुआ। मैंने अपने बचपन से ही अपनी माँ और ताई को आपस में जलन और बराबरी करते हुए देखा था। मैं नहीं जानती थी कि वह दोनों ऐसा क्यों करती हैं, मगर जो भी था, हम बच्चों के बीच इस लड़ाई झगड़े का आस रात दूर दूर तक नहीं दिखते थे। हमारी माएँ जितनी भी झगड़ालू और जिद्दी थी, हम सब बच्चे आपस में इतनी ही प्यार मोहब्बत से रहते थे। मेरी ताई की बेटी सुमन मुश्किल से मुझसे 2 वर्ष बड़ी होगी। उसके 2 भाई थे, एक उससे बड़ा और एक छोटा। सुमन का बड़ा भाई रमन कॉलेज में पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज और होशियार था। मेरा और सुमन का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हम दोनों ही बहुत निकम्मी थी। हम दोनों की ही माएँ हमें इस निकम्मेपन और पढ़ाई से जूझ चुराने पर हर वक्त बातें सुनाया करती थी। हमारा घर तो लोगों के हिसाब से बहुत छोटा था, लेकिन हमारे घर के पीछे भाग में एक बहुत प्यारा बगीचा था। यह बगीचा हमारे दादी की मेहनत और लगन का ही नतीजा था। मैं और मेरी ताई की बेटी सुमन, हम दोनों ही आम के पेड़ से तोड़कर कच्चे आम खाते थे। जब बाद में दादी को इस बात का पता चला तो वह हमें अपनी लाठी से बहुत डराती थी। अपनी माँ के डांट से बचने के लिए यह बगीचा हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह था, क्योंकि दादी अपने बगीचे में किसी को पाँव भी नहीं रखने देती थी। यह अलग बात है कि मैं और सुमन अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा इसी बगीचे में गुजारते थे। मैं इस वक्त 10वीं क्लास में थी। इस वक्त हमारे बोर्ड के पेपर होने वाले थे, इसलिए रमन हम दोनों को ही अपने पास बिठाकर ज़बरदस्ती पढ़ाया था।
वह घरेलू सियासत से दूर ही रहता था। जब उसने सुमन के साथ मुझे पढ़ाने की बात की तो पहले पहले माँ और ताई के बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ, पर जब दादी ने अपनी गरजदार आवाज़ में कहा कि प्रिया और सुमन को ही रमन पढ़ाएगा तो माँ और ताई बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि घर में दादी का बहुत खौफ था और माँ और ताई दोनों ही दादी से बहुत डरती थी। यही वजह थी कि माँ और ताई दोनों अभी तक दिल पर पत्थर रखकर एक साथ घर में रह रही थी, क्योंकि मेरे ताया और पापा कभी भी अपनी बीवियों की बात नहीं मानते थे। वे हमेशा दादी की ही बात मानते थे। यही वजह थी कि मेरी माँ और ताई हमेशा एक दूसरे पर गुस्सा निकालती थी। बस समय निकलता गया और जैसे तैसे करके मैंने और सुमन ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली और इसी बीच हम दोनों ने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ ही समय बाद मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम अशोक था। उन्हीं दिनों मेरे दिल ने एक अलग तरीके से धड़कना शुरू कर दिया और मैं पूरी तरह से उस लड़के की तरफ आकर्षित हो गई। मैं हर समय उसी लड़के के सपने देखा करती थी, लेकिन वह लड़का मुझे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता था। उन्हीं दिनों एक अजीब किस्सा हुआ। मेरे चाचा ने घर में किसी को बिना बताए शादी कर ली। इस बात का घर में सबको तब पता चला जब वे अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर आए। दादी ने चाचा को पहले तो बहुत बातें सुनाई। बाद में चाचा ने पूछा कि तू इसे रखेगा कहाँ? इस घर में तो जगह ही नहीं है। चाचा ने कहा कि यहीं रखूँगा। इस बात पर दादी ने उन्हें घूर कर देखा तो चाचा ने कहा, अभी तो शहर में रखूँगा, लेकिन कुछ दिन बाद में मैं इसे यहीं लेकर आऊँगा। एक दिन रुककर चाचा चाची को लेकर शहर चले गए। अब परेशानी यह थी कि जब चाचा चाची को बाद में लेकर हमेशा के लिए यही रहने आएंगे तो वह कहाँ रहेंगे, क्योंकि घर में उनके रहने के लिए जगह नहीं थी। इस बात का हल मेरी माँ ने कुछ इस तरह निकाला कि पेपर ख़त्म होने के बाद जब मेरी छुट्टियाँ पड़ेंगी तो वह मुझे कुछ दिनों के लिए मामा के घर रहने के लिए भेज देगी और फिर बात की बाद में देखी जाएगी। जैसे तैसे पढ़ाई करके मैंने और सुमन ने अपने पेपर दिए। पेपर ख़त्म हुए ही थे कि चाचा वापस आ गए और मुझे अपने मामा के घर जाना पड़ा। मामा के घर जाने से पहले मैं कॉलेज अशोक से मिलने गई, लेकिन मैंने देखा कि उस लड़के के दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे। पर पता नहीं क्यों मेरे लिए उससे दूर रहना नाकाबिले बर्दाश्त था। पर मुझे एहसास हुआ कि मेरा प्यार एक तरफा है और मैंने मामा के घर जाने का इरादा पक्का कर लिया। पर तभी भी मेरे दिल में बहुत उदासी थी और दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी थी, क्योंकि मैं पहली बार मामा के घर जा रही थी। मेरे पापा और छोटा भाई मुझे मेरे मामा के घर छोड़ने गए। स्टेशन पर मेरे मामा और मामी मुझे लेने आए थे। उसी दिन दूसरी बार मैंने अपनी मामी को देखा था। उससे पहले एक बार बस मैंने उन्हें अपनी बुआ की शादी में देखा था। तब भी मामा और मामी एक रात रुककर वापस चले गए थे, क्योंकि मामा जब भी हमसे मिलने हमारे घर आते थे तो अकेले ही आते थे। वे मामी को अपने साथ नहीं लेकर आते थे। मुझे अपने मामा बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी आदत बहुत ही अच्छी थी। वह किसी को भी बहुत ही आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे। मामा मुझे और पापा को अपने साथ लेकर घर गए। दोपहर का खाना हम सब ने साथ मिलकर खाया। मामी मुझसे बहुत प्यार और अच्छे तरीके से मिली थी। वह मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी। मेरी मामी मेरी माँ और ताई के बिल्कुल उल्टा थी। वह बहुत ही मेहरबान और अच्छी औरत थी। कभी कभी तो उनमें मुझे अपनी बुआ की छाया दिखाई देती थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। मैं बहुत लापरवाह थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी मामी मुझे कभी नहीं डांटती थी, बल्कि प्यार से मुझे समझा देती। सुमन मुझे रोज़ ही फ़ोन करती थी, क्योंकि वह मुझे बहुत याद करती थी। खैर, याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं उसे माँ और ताई के जंग के मैदान में अकेला छोड़ आई हूँ। इसी वजह से वह मुझसे कॉल पर बहुत गुस्सा होती थी और मुझे बहुत बातें सुनाती थी।
मैं सुमन को तसल्ली देती थी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम चिंता ना करो। मैं अपने मामा के यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मैं घर से वापस आते समय अपना दिल वहीं किसी के कदमों में छोड़ आई थी, यह जाने बिना कि जिसके लिए मैं अपना दिल छोड़कर आई हूँ वह मेरे लिए कुछ जज्बात रखता भी है या नहीं। मैं बस अनजान राहों मुसाफिर बन गई थी। उसके बारे में सोच सोच कर दिल में हल्की सी गुदगुदी होती थी। मेरी मामी के कोई औलाद नहीं थी, वह तन्हाई में अपना वक्त गुजार रही थी, इसलिए मेरे घर आने से मामी बहुत खुश हो गई थी। यह बात सही है कि दूसरे के आने से इंसान का दिल बहल जाता है। मामा बस अपने कामों में ही व्यस्त रहते थे और वह शायद यह भी भूल चुके थे कि उनकी पत्नी समय से पहले ही बूढ़ी हो रही है। कभी कभी अपनों की लापरवाही हमें समय से पहले ही थका देती है। कभी कभी मुझे अपनी मामी पर बहुत तरस आता था, जो इस घर की चारदीवारी में ही कैद होकर रह गई थी। मेरे मामा मामी से शादी करके उन्हें इतनी दूर लेकर आ गए थे कि उनका उनके रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी ना हो पाता था। यही वजह थी कि मेरे आने से मेरी मामी बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे मामा के घर के बराबर में ही एक औरत रहती थी, जो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम करती थी। मैंने मामी से कहकर उस औरत के यहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने जाना शुरू कर दिया था, मगर मुझे सिलाई सीखने के दौरान भी हर वक्त मामी का ख्याल रहता कि मेरी गैर मौजूदगी में मामी घर में अकेली और तन्हा होंगी। मेरी दोस्ती वहाँ पर सिलाई सीखने वाली एक लड़की से हो गई, जिसका नाम महक था। महक और मैं कुछ ही समय में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। महक बहुत ही चुलबुली और जिंदा दिल लड़की थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि कभी कोई दुख भी उसके पास से होकर गुजरा हो। वह हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। वहाँ पर मेरा समय बहुत सुकून से गुजरता था। मामा सुबह के गए शाम को वापस लौटकर आया करते थे। इसी बीच मेरी मामी से बहुत सारी बातें होती थी। दिन तो बिल्कुल ठीक ही गुजरता था, लेकिन जैसे ही शाम का समय होने लगता तो एक बहुत ही अजीब बात होती थी। वह बात यह थी कि मामी मुझे जल्दी खाना खिलाकर मामा के आने से पहले ऊपर बने एक रूम में छिपा देती थी। यह जो रवैया मामी मेरे साथ रोज करती थी, इसकी मुझे कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी और हिचकिचाहट की वजह से मैं मामी से पूछ भी नहीं सकती थी। एक बार रात के समय में प्यास से मजबूर होकर ऊपर वाले रूम से निकलकर नीचे किचन की तरफ जा रही थी तो मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ आई। मैंने अंदाज़ा लगाया ना चाहा कि यह आवाज़ किधर से आ रही है। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि यह आवाज़ तो मामी के कमरे से आ रही है। मैं जैसे ही मामी के कमरे के पास गई तो दरवाज़ा थोड़ा सा साइड से खुला हुआ था। मैंने हैरत और परेशानी से मामी के कमरे के अंदर का जो नज़ारा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मामी की ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ देह है। मेरी मामी भी समाज की उन 70% औरतों में से थी जो अपने पति से मार खाकर अपने आंसू छुपाकर लोगों के डर से शांत रहती हैं। मैंने थोड़ा सा और अंदर खिसक कर देखा तो अब अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था। मामी बेचारी ज़मीन पर पड़ी सिसक रही थी और मामा बेदर्दी से मामी को पीट रहे थे। अंदर का यह मंजर देखकर मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी कि मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और अपनी चीख को रोका और तेज कदमों से भागती हुई ऊपर अपने कमरे में जाकर ज़मीन के लगकर बैठ गई। मेरी सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही थी। मेरा दिमाग अभी कुछ देर पहले हुए वाक्यों को कबूल नहीं कर पा रहा था। मैं बिल्कुल ही बदहवास हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मामा का यह रूप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह था। बाहर से बहुत ही नरम दिल दिखने वाला मामा असल रूप यह होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं पूरी रात वहीं ज़मीन से लगी आंसू बहाती रही। मामा मामी की शादी को 14 साल का समय गुजर चुका था। न जाने मामी कब से मामा की यह मारपीट बर्दाश्त कर रही थी। इस सब के बावजूद भी मामी ने आज तक किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया था। वह बहुत सब्र और शुक्र करने वाली औरत थी, मगर अब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। अब तो मामी की जवानी का सूरज भी ढल चुका था। मामा को अब तो मामी की बढ़ती उम्र का ख्याल रखना चाहिए था।
मामा शायद उन मर्दों में से थे जो औरत को अपनी पाँव की जूती समझते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द का ऐसा रूप देख रही थी। वैसे इस तरह के कई किस्से तो सुन रखे थे, मगर हकीकत में ऐसा होते हुए मैंने पहली बार देखा था। मेरे ताया और मेरे पापा मेरी माँ और ताई पर बेशक बहुत रौब और दबाव रखते थे, मगर कभी अपनी औरतों को बेइज्जत नहीं किया था, ना कभी उन पर हाथ उठाया था। मगर उस रात उस दीवार से लगे लगे ही मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। मगर इस फैसले को करने के लिए मुझे अपने दिल में मौजूद सभी जज्बातों को कुचलना पड़ा। उस रात में ही वही बैठे बैठे मेरा दिल शादी से बिल्कुल उड़ गया था। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। मेरे दिलो दिमाग पर शादी का सिर्फ एक रुख नक्श ही छप कर रह गया था। मैंने रात तो जैसे तैसे रो धोकर गुजार ली, मगर सुबह होते ही मैं सबसे पहले मामी की तलाश में किचन में गई। जाकर देखा तो मामी नाश्ता बना रही थी। मामी सबसे पहले मामा के लिए नाश्ता बनाती थी। मामा के ऑफिस जाने के बाद मामी घर के साफ सफाई में लगती थी, कामों में व्यस्त होकर अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को भुलाने की पूरी कोशिश करती थी। मैंने मामी के चेहरे पर देखा तो मुझे उनका दुख उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दिया। उन्होंने नाश्ता बनाकर मुझे दिया कि मैं मामा के कमरे में दे आऊं, और फिर मेरे लिए भी नाश्ता बनाने लगी। मैंने नाश्ते की ट्रे उठाई और मामा के कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे के सामने जाकर एकदम रुक गई। मेरे आंखों के सामने रात का मंजर आ गया। मेरे कदम जमकर भारी हो गए थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं सदियों से यहीं खड़ी हूँ। अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिया। अंदर जाकर मैंने मामा के सामने वाले टेबल पर नाश्ता रख दिया। मामा हाथ में अखबार लिए हेडलाइन पढ़ रहे थे। मेरे आने पर आँख उठाकर एक पल के लिए मुझे देखा और फिर दोबारा अखबार पढ़ने लग गए। मैंने नज़र उठाकर मामा को देखा तो उनके सीधे साधे चेहरे के पीछे छुपे उनके खतरनाक चेहरे को देखकर मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। मैंने सोचा न जाने अब और क्या क्या देखना बाकी था। वह पूरा दिन मैंने मामी की जांच पड़ताल करने में निकाला और उनसे कुछ पूछने और ना पूछने के विचार में गुमसुम रही। इसी तरह रात हो गई और मामी के कहने से पहले मैंने रात का खाना खाया और ऊपर वाले कमरे में जाकर लेट गई। मैंने कुछ देर वही सोच विचार में गुजार दी और फिर मोबाइल उठाकर सुमन को कॉल लगाई। उससे कुछ देर बात करने से मेरा दिल बहल गया था। वह मुझे माँ और ताई के बीच हुए ताज़ा झगड़े के बारे में बता रही थी। हम दोनों की माँ और ताई के बीच होने वाली लड़ाई को ज़्यादा दिलचस्पी से नहीं लेते थे, पर आज मैं उसकी इस बात पर दिल से मुस्करा भी नहीं रही थी। तभी वह मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, मगर मेरे पास उसे झूठी तसल्ली देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब आधी रात का समय गुजरा तो मैं हल्के हल्के कदमों से बाहर आई। आज फिर वही नज़ारा था। मामी के कमरे के बाहर से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने चुपके से अंदर कमरे में झांककर देखा तो कल की तरह ही नज़ारा था। मैं तेज कदमों से भागकर अपने कमरे में वापस आ गई। मैंने सोने से पहले अपने आप से यह पक्का वादा ले लिया था कि चाहे कल कुछ भी हो जाए, मैं मामी से इस मुद्दे पर बातचीत करके ही रहूँगी। अगली सुबह जैसे ही मामा ऑफिस जाने के लिए निकले तो मैंने मामी से कहा, सब काम छोड़कर मेरे पास आकर बैठ जाए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मामी मेरी बात सुनकर मेरे साथ आंगन में आकर बैठ गई। मामी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है, घर पर सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, जी मामी, घर पर सब ठीक है। मैंने मामी से कहा, मुझे आपके बारे में आपसे कोई बात करनी है। मामी हैरत में आ गई और बोली, मेरे बारे में? मामी ने हैरत भरी नज़रों से मुझे देखा। मैंने मामी से पूछा कि मामी, अब आप मुझे बताइएगा कि मामा के इस सलूक की असल वजह क्या है और वह कब से आपको इस तरह मारते आ रहे हैं। मेरे मुंह से यह बात सुनकर मामी का रंग ही फीका पड़ गया। मामी ने पूछा, बेटा तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो मामी को मैंने उस रात के बारे में बताया और कहा कि मैंने मामा को आपको मारते हुए देख लिया था। मामा आपको किस तरह बेदर्दी से पीट रहे थे। अब मुझे समझ आया कि आप रात को क्यों मामा के आने से पहले मुझे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया करती थी।
अब आप मुझे सब सच बताइए कि मामा के इस रवैये के पीछे की असल वजह क्या है। आखिर क्यों मारते हैं मामा आपको? मेरे ज़्यादा जोर देने पर मामी ने एक गहरी सांस ली और फिर मुझे बताया कि बेटा, यह आज की कहानी नहीं है, यह किस्सा तो बहुत पुराना है। यह बात मेरी शादी से 5 महीने बाद की है, जब एक दिन मामी बताती गई और मैं हैरत से समंदर में डूब कर मामी की दर्द भरी कहानी सुनती गई। वे दिन हकीकत के बयां होने का दिन था। उस दिन मुझे बहुत कुछ ऐसा पता चला जिसके बारे में परिवार में कोई भी नहीं जानता था। मामी सब कुछ बताने के बाद मुझसे बोली कि बेटा, मैंने 14 साल में आज पहली बार किसी इंसान के सामने अपना दिल खोल कर रखा है। बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। यह जो बातें मैंने तुम्हें बताई है, तुम यह किसी को ना बताना, खासकर तौर पर अपनी माँ को बिल्कुल ना बताना। मैं नहीं चाहती कि सालों से बचाए हुए मेरे इस रिश्ते को अब जाकर कोई ठेस पहुँचे। मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ खड़ा हो सके। मैंने बेबसी से मामी की तरफ देखा और मामी से पूछा कि मामी, इतने सालों चुपचाप यह सब सहकर आपको आखिर क्या मिला? उल्टा आपने अपने ऊपर जुल्म किया है। अब बस बहुत हुआ। क्या आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देंगी? मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मेरी बात सुनकर मामी ने कहा कि तुम अभी बच्ची हो और इन सब बातों को नहीं समझती हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रही हो। हमारे समाज में तलाकशुदा औरतों की जगह बहुत मुश्किल से बनती है। मैंने कहा, यह सब उसूल बनाने वाले तो हम ही हैं ना। अगर हम सब मजबूरियों को वजह बना कर इस सब को ऐसे ही चलते रहने देंगे तो यह सब कभी ख़त्म नहीं होगा। किसी न किसी को तो इसे रोकना ही होगा। अगर आज हम अपनी तरफ उठने वाली एक उंगली को नहीं रोक सकते तो कल को पूरा हाथ हमारी तरफ ही उठेगा। हम लोगों को होश ही तब आता है जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है। यह सब्र और बहादुरी की बात नहीं है कि इस तरह का सुलूक बिना किसी वजह के बर्दाश्त किया जाए। मेरी नज़र में तो यह एक बुज़दिली की पहचान है। आपकी तो इसमें कोई मजबूरी भी नहीं और आप सिर्फ यही सोच रही हैं कि समाज क्या कहेगा कि रोक पाल कर बैठ गई है। काश हम यह सोचने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे, यह सोच लिया करे कि भगवान क्या कहेगा, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरा इतना समझाने का थोड़ा बहुत असर तो मामी पर भी हुआ था। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम समाज के बनाए हुए वसूलों से टकराते हैं तो समाज हमें हरा हरा कर गिरा देता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज से टक्कर लेकर जीत हासिल करते हैं। मैंने मामी की बात सुनकर मामी से कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, आप बस दुआ करें। मेरी बात सुनकर मामी मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। अगला दिन मैंने सोचने और मंसूबा बनाने में गुजार दिया। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए मुझे सुमन की मदद की ज़रूरत थी। इसके बारे में मैंने उसे कॉल करके सब कुछ अच्छे से समझा दिया था और मेरा अगला कदम बिना किसी मसले के मामी को यहाँ से लेकर जाना था। इसका मंसूबा भी मैंने बना लिया था। अगले सुबह मैंने मामा के ऑफिस जाने से पहले उनको मामी को अपने साथ अपने गांव लेकर जाने की इजाज़त मांगी। पहले तो मामा ने साफ मना कर दिया, मगर थोड़ा जोर देने पर उन्होंने मेरी बात मान ली। मेरे लिए यही काफ़ी था। मैंने भागकर जल्दी से मामी को यह बात बताई तो मामी बहुत खुश हुई। अगले दिन हम दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। मैं पूरे रास्ते सुमन से बात करती रही। मैंने उसे कह दिया था कि दादी और बुआ को इस सब के बारे में बता दे। जब हम गांव पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। घर आकर मैंने महसूस किया कि मैंने इस माहौल को कितना मिस किया है। खाने से फ्री होकर मैं और सुमन दादी और बुआ के साथ बात करने लगे। मैंने सारी बातें दादी को बताई तो दादी ने मुझसे कहा कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं मौका देखकर तुम्हारी माँ से खुद बात करूँगी। दादी की बात सुनकर मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई थी। 2 दिन बाद दादी ने माँ और मामी को अपने कमरे में बुलाया और हर बात शुरू से माँ को बताई। जब यह बात माँ ने सुनी तो हक्का बक्का ही रह गई। माँ तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनका छोटा इकलौता भाई इस तरह की हरकत भी कर सकता है। मेरी माँ को शुरू से ही हक बात करने का बहुत शौक़ था और अपने इसी शौक़ के कारण आज उन्हें हक बात करने का मौका मिल ही गया था।
सब जानते थे कि सिर्फ माँ और ताई ऐसी थी जो मामा से इस बारे में बात करके मामी की मदद कर सकती थी। दादी और मामी की बात सुनकर माँ ने एक पल जाया किए बिना फ़ौरन मामा को कॉल की और फ़ौरन गांव पहुंचने का हुक्म दिया। मामा चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन माँ के सामने मामा की एक ना चलती थी। माँ का हुक्म मिलते ही मामा तुरंत टिकट करवाकर हमारे गांव पहुँचे। जैसे ही मामा गांव पहुँचे तो माँ ने उन्हें सांस लेने का मौका तक ना दिया और उनकी क्लास लेना शुरू कर दी। हॉल में सिर्फ ताई, माँ और मामा ही मौजूद थे और सब अपने अपने कमरों में दुबके हुए थे। मैं दादी के बगीचे में बैठी कच्चे आम खाती हुई मामी की बातों को याद कर रही थी। मामी ने उस दिन मेरे जोर देने पर ही अपनी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई से पर्दा हटाया था। मुझे बताया कि मेरी शादी के शुरू के कुछ दिन खुशगवार गुजरे, जैसे नई शादीशुदा लोग गुजारते हैं। मगर जब कुछ महीने गुजर जाने के बाद मैं पेट से ना हुई तो तुम्हारे मामा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के टेस्ट करने से पता चला कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब डॉक्टर ने तुम्हारे मामा से कहा कि वह टेस्ट करवाएं, पहले तो वह नहीं माने, पर बहुत जोर देने पर बाद में मान गए और जब रिपोर्ट आई तो वे हमारे सोचने के बिल्कुल ही उल्टी थी। तुम्हारे मामा कभी बाप नहीं बन सकते थे और यह बात उन्हें मर्दानगी पर तंजिया बनकर लगी। मैंने तो इन सब को भगवान की मर्जी मानकर कबूल कर लिया था, पर वह उन सबको कभी भूल नहीं सके। मैं हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करती, मगर वह समझते कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ और इसी गलतफहमी ने उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया था और वो अपनी इस कमी का गुस्सा मुझ पर निकालने लगे और इसके लिए उन्होंने मुझे रोज़ मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं अपना मुंह बंद करके रखने पर मजबूर थी। मैं अलग शहर में चुप रहने के लिए मजबूर थी। उनका जो मन चाहता वह करते थे। मामी की ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ दे थी और इसलिए मैंने यह कदम उठाया था कि मामी की ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आ सके, शायद उनकी ज़िंदगी का रुख पलट जाए। हॉल में मामा और माँ की मिली जुली आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर सुमन के पास जाकर बैठ गई। माँ और मामा की झड़प का नतीजा ये निकला कि गुस्से में मामा मामी को तलाक देकर पास पड़ी टेबल पर ठोकर मारकर वहाँ से चले गए। इस बात को कुछ दिन गुजर गए थे। मामी पड़ोस में ही किराए का घर लेकर उसमें रह रही थी। मुझे भी साथ में ही रख लिया था। उन्हीं दिनों रमन ने घर के ऊपर एक नया पोर्शन बनाने का सोचा, क्योंकि घर छोटा पड़ रहा था। मेरा कमरा तो पहले ही चाचा और चाची के इस्तेमाल में था। जब ऊपर का पोर्शन भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था, उन्हीं दिनों माँ और ताई की कड़ी कोशिशों के बाद एक उम्र में बड़े मगर अच्छे आदमी से मामा की शादी करवा दी गई। मामी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। उन्हीं दिनों रमन भी नौकरी करने लगा था और तभी ताई रमन की शादी के लिए अच्छी लड़की की तलाश करने लगी थी। मेरा तो शादी से भरोसा ही उड़ गया था। सुमन ने मुझे बताया कि ताई ने रमन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ली है और अब रमन भैया की शादी उस लड़की से करवाने वाली है। रमन का रिश्ता पक्का होने के कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। हम सब ने उसकी शादी में बहुत ही मज़े किए और धीरे धीरे माँ और ताई के बीच का लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया। अब हम सब अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर बहुत खुशी से रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।